तो कैसे हो तुम लोग? मुझे मालूम है तुम लोग एकदम ठीक ठाक हो गए और आज मैं तुम लोग के लिए लेके आ गया हूँ माई वाइफ इज एक्चुअली द फ्यूचर टायरेंट एम्प्रेस का चैप्टर नंबर 3। अगर आप लोग ने पिछला चैप्टर देखा हो तो आप लोग को मालूम ही होगा। पिछले चैप्टर में जीनियो राजमहल में फुल नशे की हालत में गया होता है राजा से मिलने, और राजा ये सब देखने के बाद भी जीनियो को माफ कर देता है। जीनियो और जीनियो का पापा राजमहल से बाहर आ रहे होते हैं, तभी जीनियो बोलता है आज रात मुझे किसी को जान से मारने जाना है। फिर हमें जीनियो को दिखाया, जीनियो अपनी पूरी ताकत से तलवार को ताइयान पवीलो पे हमला कर देता है, लेकिन आखिर वहाँ पे हुआ क्या ये हमें आगे की कहानी में मालूम चलेगा। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें जीनियो की तलवार को दिखाया जाता है, वो ताइयान पवीलो के घर की तरफ जा रहा होता है और हमें उस जगह से बहुत दूर एक खरगोश को भी दिखाया जाता है जो ये सब चीज देख रहा होता है। फिर हमें उस घर का सीन दिखाया जाता है, उस घर के ऊपर बहुत सारे प्रोटेक्शन शील्ड होते हैं जिसे जीनियो की तलवार तोड़ते हुए अंदर जा रही होती है। नेक्स्ट सीन में हमें एक जोरदार धमाका होते हुए दिखाते हैं, हमें जमीन पे ताइयान पवीलो का बोर्ड गिरा हुआ दिखता है और जीनियो ये सब दूर से देख रहा होता है और अपने मन में कह रहा होता है उस जगह पे जरूर कोई पावरफुल सिपाही होंगे और वो लोग यहाँ पे जल्दी ही आने वाले हैं, मुझे यहाँ से जल्दी जाना होगा वरना वो लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे। तो जीनियो बोलता है जैसा सोचा था मैंने बिल्कुल वैसा ही है चैपलिन तियान याजी, ऐसा लगता है तू इतनी जल्दी मरने वाला नहीं है और इससे मेरा पीछा इतनी जल्दी छूटने वाला भी नहीं है, और ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि ये प्रॉब्लम जड़ से मिटने वाली है। फिर जीनियो अपने मन में कह रहा होता है ये हमला काफी होगा तियान याजी के लिए, अब वो कुछ महीने कुछ गलत काम करने के बारे में सोच भी नहीं सकेगा और वो हिडन इमोर्टल के मीटिंग में भी नहीं जा पाएगा जो 2 महीने बाद होने वाली है। और इसके साथ जब जी जिंगहे को इन लोगों की जरूरत होगी, यहाँ पे जिन जिंगहे महाराज का नाम है, महाराज को जब इन लोगों की जरूरत होगी तब आधे आधे इमोर्टल लोग उसकी मदद करने के लिए आ भी नहीं पाएंगे और इस राज्य में जो भी तबाही मचने वाली है वो 2 साल के लिए रुक जाएगी। नेक्स्ट सीन में हमें जीनियो को दिखाया जाता है, वो किसी को पीट रहा होता है और अपने मन में कह रहा होता है इसके साथ मैंने कल एक लड़के को भी पीटा था जो कोठे में मुझसे मिला था और उससे ल्यूक्सी के बारे में सारी जानकारी निकाल रहा था। अगर मैं सही हूँ तो इस टाइम पे पिछली जिंदगी में ल्यूक्सी को सुप्रीम कोर्ट जेल में बंद कर दिया जाता है क्योंकि वो पॉइजन आर्ट की प्रैक्टिस कर रही होती है। जीनियो अपने मन में कह रहा होता है ऐसा लगता है ल्यूक्सी को हुआंग क्लैन लोग ने सब चीज में फंसाया था। नेक्स्ट सीन में जीनियो खुश होकर बोल रहा होता है क्यों न इस टाइम पे मैं ल्यूक्सी को किडनैप करके अपने घर पे रख लेता हूँ और उस पर खुद नजर रखूंगा, फिर ल्यूक्सी बिल्कुल सेफ रहेगी। नेक्स्ट सीन में हमें योगिंग महल का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पर वही लड़की होती है जो ल्यूक्सी के सामने नौकर बनी हुई होती है। तभी पीछे से आवाज आती है बहन बहन, और वो लड़की पीछे मुड़ती है और कोई बहन बहन बोल रहा होता है। तभी हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसे जीनियो ने बहुत बुरी तरीके से पीटा होता है, वो अपनी बहन के पैरों में गिरकर बोल रहा होता है बहन मुझे जीनियो ने बहुत मारा, जल्दी से मेरा बदला उस जीनियो से लो। तभी उसकी बहन बोलती है आखिर तू है कौन? फिर वो लड़का बोलता है मैं तेरा भाई हुआंग जिन सेंग हूँ और वो हरामी जीनियो ने मुझे बहुत मारा है। और हमें पीछे दिखाया जाता है जीनियो किस तरीके से जी सेंग को मार रहा होता है और जीनियो जी सेंग को बोल रहा होता है तुझे मैं इतनी बुरी तरीके से मारूंगा कि तेरी माँ भी तुझे पहचान नहीं पाएगी। और जीनियो मुझसे बार बार एक ही चीज पूछ रहा था, मैं जो कुछ भी जानता हूँ ल्यूक्सी के बारे में वो मैं सब कुछ उसे बता दूं। और जिंग सेंग रोते रोते बोल रहा होता है मुझे जितना भी मालूम था मैंने तुझे सब कुछ बता दिया, अब मुझे मारना बंद कर। फिर जिन सेंग की बहन अपने मन में बोल रही होती है तभी मैं सोचूं आखिर ये सुअर का बच्चा आया कहाँ से, थोड़ी देर के लिए तो मैं भी डर गई थी। फिर उसकी बहन बोलती है वो इस राज्य का नंबर 1 नालायक है तो भी वो बिना वजह तुझे क्यों मारेगा, मुझे पूरी बात बता आखिर हुआ क्या था। फिर जिनसेंग आराम से अपनी बहन को बोलता है जब मैं कोठे में था वहाँ पर मैं किसी से जरूरी बात कर रहा था तभी जीनियो ने मेरी बात सुन ली। फिर उसकी बहन बोलती है आखिर तू बोल क्या रहा है, मुझे पूरी बात बता। फिर जिनसेंग बोलता है बहन मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है, और जिनसेंग अपनी जेब में हाथ डालकर कुछ निकालता है और बोलता है बहन इसे ध्यान से देख और आपको क्या लगता है कि आखिर ये है क्या। तभी उसकी बहन जिनसेंग से वो डब्बा छीन लेती है और जिनसेंग को बोलती है आखिर तुझे ये चीज मिली कहाँ से। और जिनसेंग चिल्लाते हुए बोल रहा होता है अरे बहन मेरा हाथ छोड़, मेरा हाथ टूटा हुआ है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, छोड़ छोड़ मेरा हाथ जल्दी छोड़। नेक्स्ट सीन में हमें उस डब्बे के अंदर का सीन दिखाया था, उसके अंदर एक कीड़ा होता है और जिनसेंग की बहन अपने मन में बोल रही होती है आखिर ये जहरीला कीड़ा यहाँ क्या कर रहा है, इसे तो मैं सबसे छुपा के पाल रही हूँ। और उसकी बहन अपने मन में बोल रही होती है इस महल के अंदर मेरा जो ओहदा है वो भी बहुत छोटा है और मैं किसी से उम्मीद भी नहीं कर सकती हूँ मेरी मदद करने के लिए, इसलिए मैं इस कीड़े को इमरजेंसी के लिए पाल रही थी। लेकिन तभी उस चुड़ैल राजकुमारी को इसके बारे में पता चल गया, इसलिए वो मुझे अपना नौकर बना के रखी है। अगर गलती से ये बात महाराजा को पता चल गया तो वो मुझे
मुझे इसी कीड़े का जहर दारू में मिला के मुझे पिला देगा। तभी जिनसेंग बोलता है बहन ये चीज मुझे आपके कमरे से मिली। फिर उसकी बहन बोलती है क्या बकवास कर रहा है। फिर जिनसेंग बोलता है मेरा मतलब है बहन आपको राजकुमारी लुक्सी धोखा दे रही है, वो पागल नहीं है और वो इस महल में पॉइजन आर्ट भी सीख रही है। तभी उसकी बहन जिनसेंग का हाथ छोड़ते हुए बोल रही होती है तुझे पक्का मालूम है ये सब तीसरी राजकुमारी कर रही है। तभी जिनसेंग हंसते हुए बोलता है अगर वो नहीं तो फिर कौन, उसके बाल भी सफेद है और वो फॉरेन क्लैन से भी है और उसकी माँ को भी जादू टोना आता था। उसकी बहन ये सब बात सुन के चुप हो जाती है और कुछ नहीं बोलती। फिर जिनसेंग चिल्लाते हुए बोलता है जब मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ ये सब बात कर रहा था कि कैसे मैं जहरीले कीड़े की मदद से तीसरी राजकुमारी से छुटकारा पा सकता हूँ, तभी जिन्नू भी वहाँ पे होता है और वो हरामी सारी बात सुन लेता है। तभी जिनसेंग की बहन अपने मन में बोल रही होती है ये प्लान तो सही बनाया था, लेकिन अगर मैं तीसरी राजकुमारी को इन सब चीज में फंसा देती तो फिर वो अपनी चालाकी से मुझे भी अपने साथ ले डूबती। और हमें पीछे बाज और सांप को दिखाया जाता है जो एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं। ये दोनों महारानी और ये लड़की को दिखाया जाता है कि महारानी किस तरीके से उसका शिकार करेगी। फिर जिनसेंग की बहन बोलती है ये बात छोटी नहीं है, इसके बारे में बाद में फैसला करूंगी, तब तक के लिए तू इस चीज की चिंता मत कर। तभी पीछे से कोई बोलता है कि चिंता, आखिर मैं इस चीज की चिंता क्यों ना करूं। फिर जिनसेंग की बहन पीछे मुड़कर देखती है और बोलती है पापा आप यहाँ क्या कर रहे हो। फिर हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो बोलता है तुम दोनों की बात मैं सब सुन ली। फिर वो आदमी बोलता है हमारे हुआंग क्लैन को महाराजा की मदद मिलती है जाहू क्लैन को काबू में रखने के लिए, और हम दो क्लैन आग और पानी की तरह हैं। हमारे पास ये मौका है तो फिर क्यों ना हम लोग इस मौके का फायदा उठाएं। यहाँ पर मैं तुम लोग को कुछ बता देता हूँ ताकि तुम लोग आगे जाके कंफ्यूज ना हो। जाहो जिन्यू जाहो क्लैन से है और ये दोनों हुआंग क्लैन से, और ये दो क्लैन ने पिछले महाराजा की बहुत मदद की थी ये राज्य को जीतने में, लेकिन जब नया राजा आया तभी वो दोनों क्लैन से उसे खतरा महसूस होने लगा। तभी वो राजा इन दो क्लैन को अपनी मुट्ठी में रखने के लिए सब कुछ कर रहा है और हुआंग क्लैन की मदद कर रहा है ताकि वो जाहो क्लैन को दबा के रखे। और ये दो क्लैन की आपस में नहीं बनती। बस अभी के लिए यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन तुम लोग के लिए काफी है। कहानी में वापस आते हैं। जिनसेंग की बहन बोलती है पापा क्या इस चीज से सच में जाहो क्लैन कमजोर हो जाएगा, मुझे डर है कि इसके बाद जाहो क्लैन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाएगा हुआंग क्लैन से। फिर उसका पापा बोलता है ये चीज काफी नहीं होगी जाहो क्लैन को कमजोर करने के लिए, और वो इन सब चीज से कमजोर होने वाली भी नहीं है, लेकिन हम लोग को राजा को दिखाना होगा लोग बहुत काम के हैं। अगर नहीं तो तुम लोग को क्या लगता है महाराजा की नजर सिर्फ जाहो क्लैन पे है, नजर हुआंग क्लैन पे भी है। फिर उस लड़की का पापा उसके पास आकर उसके कान में कहता है मुझे पता है कि ये जहरीला कीड़ा तुम्हारा है, लेकिन जो भी प्रॉब्लम है इस कीड़े से हुई है उसे जल्द से जल्द ठीक करना होगा। तभी उसकी बेटी घबराते हुए बोलती है आप क्या बोल रहे हो, मैं कसम खाती हूँ मुझे इस कीड़े के बारे में बिल्कुल नहीं मालूम, अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो मेरे ऊपर आसमान से बिजली गिरेगी। ये बात बोलते ही एक जोरदार बिजली गिरती है। इसे देखकर दोनों बाप और बेटी घबरा जाते हैं। फिर हमें किसी और जगह का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर एक लड़की चिल्लाते हुए बोलती है हे भगवान भूकंप आ गया। तभी हमें लुक्सी को दिखाया जाता है वो आराम से चाय पी रही होती है और अपने मन में कह रही होती है ये भूकंप नहीं है, कोई पावरफुल आदमी एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं। फिर लुक्सी खिड़की के बाहर देखकर अपने मन में बोलती है ये बहुत बड़ा धमाका था, ये कोई मामूली लोग नहीं है और इस राज्य में सिर्फ 3 ही लोग हैं जो इतना बड़ा धमाका कर सकते हैं, आखिर कौन है वो लोग। और बोलती है क्या ये दोनों एक दूसरे को बस सिग्नल भेज रहे थे, वो लोग एकदम गायब ही हो गए हैं। तभी लुक्सी चाय की केटली को उठाकर बोल रही होती है मुझे नहीं लगता ये लोग यहाँ पे आने वाले हैं। एक कप में चाय डालते हुए अपने मन में बोल रही होती है अगर मैंने दिन सही से गिना है तो आज के दिन ही जिनसेंग मुझे फंसाने के लिए आता है। और हमें लुक्सी को दिखाया जाता है जो जेल में होती है और बोल रही होती है मेरे पिछले जिंदगी में मुझे इसी टाइम पे हुआंग यूरोंग का भाई अपनी जाल में मुझे फंसा देता है और मैं राजकुमारी से एक मुजरिम बन जाती हूँ। तभी हमें उस लड़की का नाम मालूम चलता है, उस लड़की का नाम हुआंग यूरोंग होता है। फिर सीन चेंज होता है। लुक्सी एक बोतल निकालती है और बोलती है लेकिन इस टाइम मेरी शादी होने वाली है। उस बोतल से कुछ चीज चाय में मिला रही होती है और नेक्स्ट सीन में हमें लुक्सी को दिखाया जाता है उसकी आंखें लाल हो गई होती है और चाय के कप से एक अजीब सी आत्मा निकल रही होती है और लुक्सी बोल रही होती है इसलिए बस एक कप चाय तुझे यमराज के पास पहुंचाने के लिए काफी है। तभी बाहर से आवाज आती है आखिर तू है कौन, तू इस कमरे में नहीं जा सकता। फिर कोई बोलता है मेरे रास्ते से हट जा। फिर हमें जिन्नू को दिखाया जाता है जो एक लात मार के कमरे का दरवाजा तोड़ता है और बोलता है कहाँ है मेरी बीवी जिससे मेरी शादी होने वाली है। नेक्स्ट सीन में पिछली जिंदगी के फ्लैशबैक चालू हो जाते हैं। हमें लुक्सी और जिन्नू को दिखाते हैं जो बहुत बड़े हुए होते हैं और दोनों एक धागे से जुड़े हुए रहते हैं। फिर लुक्सी जिन्नू को देखती है और कुछ नहीं बोलती, लेकिन वो धागा अभी भी उन दोनों से जुड़ा
हुआ होता है। इस धागे का बस यही मतलब है, ये दोनों बस एक दूसरे के लिए ही बने हैं, चाहे वो कितने भी दूर क्यों ना चले जाए, वो लोग एक दूसरे से मिलकर ही रहेंगे। तभी जिन्यू लुक्सी को देखकर अपने मन में बोलता है, क्या ये वही बहुत खतरनाक और घमंडी महारानी है? फिर हमें लुक्सी को दिखाया जाता है जो बहुत प्यार से जिन्यू को देख रही होती है और जिन्यू अपने मन में बोलता है लेकिन अभी वो बस पागल होने का नाटक कर रही है। फिर हमें वापस से फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें जिन्यू तलवार लेकर लुक्सी के सामने खड़ा होता है और लुक्सी अपने मन में बोल रही होती है, ये वही हेवनली मार्शल इमोर्टल है जिसे किसी भी दुश्मन से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सीधे मेरे महल के अंदर आ गया था और मुझसे बस एक ही बात पूछी, क्या मैं उसके साथ चलने के लिए तैयार हूँ या नहीं? और लुक्सी बोलती है लेकिन इस जन्म में वो बस एक निकम्मा और नालायक लड़का है। फिर हमें जिन्यू को दिखाया जाता है जो लुक्सी की नजर में बहुत ज्यादा हैंडसम दिख रहा होता है। तभी जिन्यू बोलता है, राजकुमारी कितनी अच्छी है, उसने मेरे लिए पहले से ही चाय बनाकर रखी हुई है। और जिन्यू वो चाय पी रहा होता है और लुक्सी अपने मन में बोल रही होती है, वो चाय पीते हुए भी कितना हैंडसम लगता है, क्या सच में इसे चाय पीते देखने का मुझे पैसा नहीं लगने वाला? तभी लुक्सी को याद आता है, क्या वो चाय पी रहा है जिस चाय में मैंने जहर मिलाया था? और जिन्यू आराम से वो चाय पी रहा होता है। फिर लुक्सी चिल्लाते हुए उठकर जिन्यू की तरफ दौड़ती है और लुक्सी जिन्यू से टकरा जाती है। फिर जिन्यू लुक्सी को बोलता है, अभी तो हमारी शादी भी नहीं हुई, लेकिन तुझे कितनी जल्दी है? ये बात सुनकर लुक्सी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, उसकी आंखों से लेजर बीम निकलनी चालू हो जाती है। नेक्स्ट सीन में लुक्सी को दिखाया जाता है, लुक्सी जिन्यू के पेट में एक जोरदार अटैक करती है और उस अटैक का नाम चिल्लाते हुए कहती है, लवी डबी ग्रास्टिक लेवेज एल्बो। भाई बहुत बड़ा नाम है, इसको समझ लो कि प्यार से उसने उसको इतना जोर का मारा था कि उसने जो जहर वाला चाय पिया था उसकी उल्टी कर दे, बस बात यहीं तक थी। जिन्होंने जितना भी चाय पिया था सब का सब उसके पेट से बाहर आ गया। उसके बाद लुक्सी अपने चेहरे पर हाथ रख लेती है और शर्मा कर अपने मन में बोलती है, उसको इसी टाइम पर आना था, मैंने सोचा था कि जब मैं इसे मिलूंगी तब मैं खूबसूरती दिखाकर इसे अपने काबू में कर लूंगी, लेकिन अब सब कुछ गड़बड़ हो गया। फिर लुक्सी जिन्यू को देखकर अपने मन में बोलती है, मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं है, मुझे यहाँ से भागना ही पड़ेगा। और लुक्सी वहाँ से भागने लगती है, लेकिन जिन्यू लुक्सी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, भागने की कोशिश कर रही है वो भी किसी को मारने के बाद? जिन्यू लुक्सी को बोलता है, तुम्हें क्या लगता है तुझे इतनी आसानी से मैं छोड़ दूंगा? नेक्स्ट सीन में जिन्यू लुक्सी के पास आकर धीरे से कान में बोलता है, क्या राजकुमारी को पता है कि मैं कौन हूँ? ये सवाल सुनकर लुक्सी बहुत ज्यादा शर्मा जाती है और धीरे से बोलती है, हाँ मुझे मालूम है कि तू कौन है, तू मेरा होने वाला पति है। तभी जिन्यू लुक्सी को ऊपर उठाने लगता है और लुक्सी बोलती है, आखिर तू करना क्या चाहता है? नेक्स्ट सीन में जिन्यू लुक्सी को अपनी गोद में उठा लिया होता है और कह रहा होता है, मैं तुझे घर ले जा रहा हूँ शादी करने के लिए। और यहाँ पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और साथ ही बेल आइकन दबा देना, जब भी मैं अगला एपिसोड अपलोड करूंगा तुम लोग को सीधा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब हम लोग अगली बार मिलेंगे माय वाइफ इज एक्चुअली द फ्यूचर टायरेंट एम्प्रेस के चैप्टर नंबर 4 में। तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।